ट्रंप ने एक बार फिर भारत को झटका दिया है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ प्लान भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? क्या भारत का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाला दर्जा चुनौती में है? हम क्यों कह रहे हैं ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर ऐसा टैरिफ प्लान घोषित किया जिसमें आने वाले सालों में टैक्स धीरे धीरे करके इन फार्मा कंपनीज पर बढ़ने वाला है। पहले 2 साल तक 0% यानी 0%, उसके बाद आता है 100% और फिर सीधे 200% टैरिफ यानी 200% का टैरिफ। यानी आने वाले कुछ सालों में भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका का बाजार पहले जैसा आसान नहीं रह सकता। अब जैसे ही ये खबर आई, भारत में फार्मा सेक्टर में बड़ी हलचल देखी गई। 22 जुलाई को फार्मा स्टॉक्स कारोबारी सत्र शुरू होते ही तेज गिरावट झेलने लगे। लेकिन क्यों, ये बड़ा सवाल है। किन कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है और निवेशकों को अब क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 अगस्त 2026 से अगले 2 साल तक जेनेरिक दवाओं पर यूएस में कोई टैरिफ नहीं लगने वाला, यानी फिलहाल सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। इसके बाद अगस्त 2028 से 1 साल के लिए टैरिफ बढ़कर 100% हो जाएगा, 100%, और अगस्त 2029 के बाद ये बढ़कर 200% तक पहुंच जाएगा। अब ट्रंप का कहना है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका में दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगाएंगी उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये फैसला सिर्फ जेनेरिक दवाओं पर लागू होगा। पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब एक बड़ा सवाल ये कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट? देखिए, भारत को दुनिया की फार्मेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का करीब 40% हिस्सा भारत से जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की थी। ये भारत के कुल 25.8 अरब डॉलर के फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 38% है, 38%। अब सोचिए, अगर 2028 और 2029 में 100 से 200% तक टैरिफ लग जाता है तो भारत से आने वाली जेनेरिक दवाएं अमेरिका में 2 से 3 गुना महंगी हो सकती है। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों की कमाई और अमेरिकी बाजार में उनकी पकड़ पर पड़ेगा। अगर कंपनियों की अमेरिका से होने वाली कमाई को देखें तो तस्वीर और ज्यादा साफ होती नजर आएगी। डॉक्टर रेड्डीज की करीब 45 से 47% कमाई अमेरिका से आती है। सन फार्मा की लगभग 35 से 37%, सिप्ला की 29 से 30, ऑरबिंदो फार्मा की 47 से 49, जाइडस की 40 से 46%, बायोकॉन की लगभग 50%, ग्लैंड फार्मा की करीब 54% और नाटको की करीब 70% कमाई अमेरिका से आती है। यानी जिस कंपनी के अमेरिका पर जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी, उसके लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा। अब इस ऐलान के तुरंत बाद निफ्टी फार्मा करीब 1.7 से 2% तक गिरकर लगभग 25,650 के आसपास तक पहुंचता नजर आया 22 जुलाई को शुरुआती कारोबार के दौरान। अब फिलहाल बाजार के ऊपर नजर डालेंगे तो दिन का सबसे कमजोर सेक्टर फिलहाल फार्मा दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े स्टॉक्स करीब 1.5 से 2% तक टूट गए। पूरे बाजार में भी कमजोरी दिखाई दी। इंडिया विक्स भी करीब 3.8% बढ़ता दिखाई दिया, यानी बाजार में डर और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अब ये स्टॉक्स इसलिए गिरे क्योंकि निवेशकों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में इन कंपनियों की कमाई पर दबाव आ सकता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो मुनाफा कम होगा, और जब आने वाले समय को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी नीचे आ जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो 100 और 200% टैरिफ का असली मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि जेनेरिक दवा पर कंपनी का एवरेज ग्रॉस मार्जिन करीब 45 से 50% है। अगर 100% टैरिफ लगता है तो उस दवा की लागत लगभग दोगुनी हो जाएगी, और अगर 200% टैरिफ लग जाता है, 200% टैरिफ, तो लगभग ये 3 गुना तक पहुंच सकती है। पहला मामला आएगा अगस्त 2028 से लगने वाला, जो कि 100% टैरिफ है। उसमें अगर किसी कंपनी की 40% कमाई अमेरिका से आती है, जो भी हमने ऊपर आपको कंपनीज बताई। अब जेनेरिक दवाओं से जो कमाई आ रही है वो एक्स्ट्रा लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पाती, तो उसके मुनाफे पर करीब 8 से 12% तक का सीधा दबाव आ सकता है। जिन कंपनियों की अमेरिका में अपनी फैक्ट्री है, जैसे कि सिप्ला और इवैगन साइट्स, उन्हें बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा कम नुकसान होगा क्योंकि उनका कुछ भी प्रोडक्शन वहां पर भी होता है। अब दूसरा मामला है 2029 अगस्त के बाद का, यानी 200% टैरिफ का।
अगर कंपनी ने तब तक अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, जिन कंपनीज का प्रोडक्शन वहां नहीं होता, तो भारत से भेजे जाने वाली जेनरिक दवाएं वहां लगभग कंपटीशन से भी बाहर हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में या तो बिक्री तेजी से घटेगी या फिर मुनाफा 15 से 20% तक कम हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा नाटको, ग्लैंड फार्मा, बायोकॉन और ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज पर, क्योंकि इनकी अमेरिका पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। वहीं सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां भारत, यूरोप और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से होने वाली कमाई के कारण कुछ हद तक इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश करते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अपनी कंपनी की अमेरिका से होने वाली कमाई जरूर देखिएगा। अगर किसी कंपनी की 40% से ज्यादा कमाई अमेरिका से आती है तो उस पर नजर बनाए रखिए, उसको रडार पर रखिए। दूसरी बात यह कि ये देखिए कि कंपनी की अमेरिका में अपनी फैक्ट्री है या फिर नहीं। जैसे सिप्ला और सन फार्मा को इससे ज्यादा कुछ फायदा मिल सकता है। तीसरी बात, कंपनी की कमाई सिर्फ अमेरिका से आती है या भारत, यूरोप और दूसरे देशों से भी अच्छी कमाई होती है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा रिस्क उतना ज्यादा कम होगा। चौथी बात, अमेरिका में नई फैक्ट्री लगाने या फिर निवेश बढ़ाने की कंपनी की योजना पर नजर रखिएगा। पांचवी बात यह कि अगर किसी कंपनी की अमेरिका पर डिपेंडेंसी ज्यादा है और उसका शेयर पहले से महंगे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहा है तो उसमें कॉशियस रहिएगा। शॉर्ट टर्म में इस सेक्टर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचिएगा। लॉन्ग टर्म में वही कंपनियां आगे निकलेंगी जो अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएंगी या अपनी कमाई पर नए सोर्सेस तैयार करेंगी। कुल मिलाकर ट्रम्प का यह टैरिफ प्लान अभी से बाजार में डर जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में यही तय करेगा कि कौन सी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनकर आगे बढ़ेंगी। जिन कंपनियों की कमाई अलग अलग देशों से आती है, जिनकी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग है या जो रिसर्च और कॉम्प्लेक्स जेनरिक दवाओं पर ज्यादा काम करती हैं, वो बेहतर स्थिति में रह सकती है। वहीं जो कंपनियां सिर्फ अमेरिका को जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा डिपेंडेंट है और अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी इस समय सबसे अहम बात है क्वालिटी कंपनीज को चुनना और अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन रखना, वो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ।